नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश के वो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति से उत्तर प्रदेश में तहलका मचा दिया। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जाति के वोट इकट्ठे करने के लिए उनसे बहुत लंबी लंबी बातें की थी, लंबे लंबे वादे किए थे, मगर सरकार में आने के बाद उनके वादे पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने सरकार को आईना दिखाना शुरू किया और फिर सरकार ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, मगर उनके विद्रोही तेवर खत्म नहीं हुए। आप बिल्कुल सही समझे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है आपका राजनीति का सफर? बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है चुनाव पास में आ गए तो आप पिछड़ों की जाति के नाम पर फिर बार्गेनिंग में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तब थी जब अटल जी जब तक जिंदा थे तब तक भारतीय जनता पार्टी थी। जब से भाजपा पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है तब से ये पार्टी बीजेपी हो गई है। मतलब भारतीय झूठ पार्टी कह लीजिए, भारतीय झगड़ा पार्टी कह लीजिए। ये आप उठा के देख लीजिए, जब से इन लोगों ने कब्जा किया है तो इन लोगों को देश से मतलब नहीं है। इन लोगों को देश में रहने वाले लोगों से मतलब नहीं है। सीमा पे विदेशी ताकतें, विरोधी चीन कब्जा कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब इनको वोट से है। देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था और ये क्या कर रहे थे? जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जनता को बेड की जरूरत थी, जनता को ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जरूरत थी, अस्पताल में कैसे भर्ती हूं, इनको इसकी चिंता नहीं थी। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी हेलीकॉप्टर से उस दौरान ये बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में ये चुनाव प्रचार में वोट मांगने जा रहे थे। गंगा जी में बांदा से लेके बलिया तक लाशें गंगा जी में तैर रही हैं। इनको इससे चिंता नहीं है। इलाहाबाद प्रयागराज में हिंदू धर्म की रीति रिवाज से जो लाशें दफनाई जाती हैं, जेसीबी से खन के मिट्टी में, बालू में दफनाया गया। इनको इससे मतलब नहीं है। ये लोग बिजनेस करने की नीयत से पूरे बीजेपी पर कब्जा कर लिए और कब्जा करके ये झूठ बोले। मैं आपको वीडियो दिखा दूं उनके झूठ बोलने का। जब इनके आका ही झूठ बोलते हैं तो अब देश के तमाम लोगों का क्या हाल होगा। इनके जिस तरह का ये बेबाकी से झूठ बोलते हैं, तो ये लोग झूठ बोलने के माहिर लोग हैं। इस नाते ये लोग जो है बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। भारत में आपने सुना इनका। अब इनके चेला लोग क्या? ओम प्रकाश जी, जिस समय आपको सरकार में शामिल होना था तब आपको ये गुजराती भाई बड़े अच्छे लग रहे थे। इन्हीं गुजराती भाइयों के आशीर्वाद से आप कैबिनेट मिनिस्टर बने, आपने सत्ता की मलाई खाई और अब आप नाराज हो गए गुजराती भाइयों से। तो ये तो गलत बात है आपकी। देखिए, ना तो मैं सत्ता की मलाई खाया और मैं कभी कभी देखते हैं कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। उस समय मैंने अखिलेश जी से भी बात किया, मायावती जी से भी पहल किया। किसी ने हमको हमारे विचारों को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जब हमारी मुलाकात अमित शाह जी से होती है तो बात तो बड़े लच्छेदारे करते हैं। जैसे आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसी भाषा बोला कि 15-15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे, गरीबी महंगाई कम कर देंगे। तो इस बात को लेकर जनता में बड़ा उमंग फैला, जोश फैला। उसका नतीजा हुआ कि जनता इनको वोट दिया। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर से जब अमित शाह जी से हमारी वार्ता हुई, पहले ओम माथुर जी से बात हुई, ओम माथुर जी लिवा के चले गए अमित शाह जी के, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये प्रभारी थे प्रदेश के। जब वहां गए तो हमसे उन्होंने पूछा कि आप किस बात की लड़ाई लड़ते हो, क्या आप चाहते हो, आप समाज की कौन सी लड़ाई लड़ते हो? तो हमने उनसे सिर्फ 5-6 बिंदु बताया। पहला हमने कहा कि पूरे देश में घरेलू बिजली सबसे महंगी, पूरे देश में अगर बिजली सबसे महंगी बिक रही है तो उत्तर प्रदेश में सरकार बेचती है। खरीद रही है 76 पैसे में, बेच रही है जो है 6 रुपया देहात में, 7 रुपया शहर में। कहा आप क्या चाहते हो? हमने कहा कि घरेलू बिजली का बिल माफ कर दीजिए। सरकार बना के कहा ठीक है, माफ हो जाएगा।
हमने कहा गरीबों का इलाज फ्री में कर दो, ये व्यवस्था बन जाए का हो जाएगा। हमने कहा कि जब इस देश में दो तरह की शिक्षा है, देश एक है, कानून एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो दो तरह का शिक्षा में कानून क्यों? सरकारी स्कूल में अलग, प्राइवेट स्कूल में अलग। सरकारी स्कूल में क से कबूतर और प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर। तो समान शिक्षा वो अनिवार्य शिक्षा है और फ्री शिक्षा कर दो, देश तभी तरक्की करेगा, समाज तभी तरक्की करेगा। कहा बहुत अच्छी बात है, ये भी तैयार हो गए। एक 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जब सीएम थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने एक सामाजिक न्याय समिति बनाई थी पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के बंटवारे की। तो हमने उनसे कहा कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आप लागू कर देते। जो आप लोग आरोप लगाते हो कि समाजवादी पार्टी सबका हिस्सा लूट रही है, किसी को हिस्सा नहीं दे रही है, तो उसमें जो नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, राजभर है, चौहान है, बारी है, बंजारा है, बियार है, अर्कबंसी है, आरक है, ये तमाम जातियां जो अपने अधिकार को नहीं पा रही हैं, आरक्षण का लाभ नहीं पा रही हैं, वो पाने लगेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो 6 महीने के अंदर कर दूंगा, आप खाली हमारी सरकार बनवा दो। हम कहे सरकार तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम गारंटी करते हैं कि आपकी सरकार, हम पूरे उत्तर प्रदेश की गारंटी नहीं लेते, लेकिन पूर्वांचल में हम आपको 125 सीट जितवा देंगे। ये चुनाव के समझिए 4 महीना पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि कैसे 125 जितवा दोगे? हमने कहा जो आपने सर्वे कराया है, अभी हमारे विषय में कोई नहीं जानता। पूर्वांचल में 150 सीटें हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 403 सीटें। उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी 3% लगभग है, लेकिन जो पूर्वांचल में हम जाते हैं तो 150 सीटों पर 12 से लेके 22% अकेले वोट खाली हमारी जाति का है, और हमारे साथ तमाम जातियों के लोग जुटे, ऐसा नहीं है। हम अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो हमारे साथ नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, निषाद है, चौहान है, बंजारा है, अर्कबंसी है, बारी है, बियार है, ये तमाम जातियां हमारे साथ जुटी हैं। तब तो आप जितवा सकते हो, आप हमसे समझौता कर लो, हम आपका काम सरकार बनने पर कर देंगे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, जब ये कर रहे हैं तो अब हमको भी बहका लिए, हम उनके बहकाव में जाल में फंस गए। एक सेकंड राजभर जी, आपने ये आइडियल बातें तो बता दी कि आपने कहा समाज शिक्षा नीति हो जाए, लाइट आ जाए, ये सब बातें वो हैं जो नेता मंच पर करते हैं। जो डील थी वो क्या थी कि आप मिनिस्टर बन जाएं, आपके बेटे को लाल बत्ती मिल जाए, ये वो डील के बारे में बता दीजिए। अचानक आपको मंत्री तो बना नहीं, डील तो आपने की होगी ना। मैं आपके माध्यम से बीजेपी को चुनौती देता हूं डील के सवाल पे। अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ, कम से कम मैंने 50 लाख रुपया खर्चा किया चंदा मांग के, 1 रुपया बीजेपी के लोग दिए हों। उस तरह की 8 बड़ी रैली किया हूं, 1 रुपया बीजेपी के लोग दिए हों। ये ओम प्रकाश राजभर का चैलेंज है। ना तो मैंने मंत्री पद की डील की, ना अपने बेटे के लिए डील किया, कोई समझौता नहीं। समझौता हमारा सिर्फ एक लक्ष्य था कि उन्होंने कहा था कि 22 सीट देंगे, 22 सीट कह करके हमको लास्ट में 8 सीट दिए, तभी हमको धोखा लगने लगा। हमारी कोई डील नहीं, हम किसी से बात करते हैं, हम आमने सामने वाले को, हम अगर समझौता कर रहे हैं राजनीति में, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको हमसे कितना लाभ वो मिलेगी। कल वो व्यक्ति कहे कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने बिना कोई डिमांड रखे इन्होंने हमारी मदद की है। आज आप देख लीजिए, आज संजय निषाद जी को ले लीजिए, चाहे अनुप्रिया जी को ले लीजिए, आज ओम प्रकाश राजभर को बुला लें, वो उनकी हिम्मत है तो बुला लें। किसी की औकात नहीं है कि जो ओम प्रकाश राजभर को, देखिए गांव में सुना तो है अरविंद शर्मा आपके पीछे लग गए हैं, आपसे बात भी चल रही है, कुछ बातचीत हुई। अच्छा अरविंद, ईमानदारी से बताइए, ओम प्रकाश जी आप बड़े ईमानदार साफ गोई वाले नेता हैं, अरविंद शर्मा से फोन पे बात हुई या नहीं हुई आपकी? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। यदि अरविंद शर्मा जी का हमारा मोबाइल, हमारे पास 3 नंबर है, एक सरकारी है, 2 प्राइवेट है, तीनों नंबर पर उनका नंबर मंगा लीजिए। अगर मिल जाए तो मैं दावा करता हूं कि राजनीति छोड़ दूंगा, जो साबित कर देगा आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। अच्छा, पिछले 1 महीने में बीजेपी के किसी बड़े नेता से बात हुई है आपकी? इधर जो घटनाक्रम हुई है तो बात करने की कोशिश जेपी नड्डा किए थे, जब फोन आया तो मैंने फोन नहीं उठाया, अपने पीए को थमा दिया। हमने कहा इन लोगों से बात करना बेकार है। लेकिन ये तो बड़ी खराब बात है। हो सकता है जेपी नड्डा जी आपकी बात मनवा रहे हो कि 6 महीने बचे हैं सरकार में, तो आपने जेपी नड्डा से बात ही नहीं करी ना? क्यों बात कर रहे हैं उनसे? ये वही बोल है गुजरातियों की, आप उठा के देखिए, आप उठा के देख लीजिए 1 मिनट खाली। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का
चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सब के सब गुजराती, देश में ठीका पट्टा बड़े बड़े करने वाले सब के सब गुजराती, देश का रुपया लेके भागने वाले सब के सब गुजराती। और तो और भगवान राम के नाम पर अभी आप देखिए 2 करोड़ में जमीन खरीदते हैं, 18 करोड़ में 5 मिनट में बेचते हैं, 16 करोड़ का घोटाला कर लेते हैं। इससे बड़ा गुजरातियों का क्या हम सबूत दे दें? अब जिस अरबी AK शर्मा की आप बात कर रहे हैं, ये भी तो गुजराती हैं। आपके पूरे देश का पड़ोस के रहने वाले हैं, मऊ के रहने वाले हैं। आप देखिए ये मऊ के रहने वाले, लेकिन गुजरात में इन्होंने जीवन बिताया है, मोदी के साथ जीवन बिताया है। ये गुजरात में बस गए थे, मकान गुजरात में इनका बना हुआ है। अच्छा, आप नाराज मोदी से ज्यादा है या योगी से ज्यादा है? नाराजगी किस बात, किससे? हम किसी से नाराज नहीं है। ये लोग धोखेबाज हैं, एक गोल बना लिए हैं पूरे देश को लूटने के लिए। जैसे मोदी जी ने कहा हम देश बिकने नहीं देंगे, देश बेच रहे हैं, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सबके सब बेच दिए। अडानी और अंबानी तो उन्हीं गुजराती लोग हैं ना, उसी को बेच रहे हैं। तो ये देश बेच दिए। इन्होंने कहा जनता के बीच में, एक काम बता दे जो इन्होंने किया हो, एक काम सिंगल बीजेपी के लोग। कितना, देखिए एक काम तो किया, आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, राजभर समाज की राजनीति करते हैं, कितने सम्मान के संग आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आपके बेटे को सम्मान दिया, तो ये तो किया उन्होंने। देखिए ये इसको तो आप मानना चाहिए। कितने टाइम कैबिनेट मिनिस्टर रहे आप? भैया 150 सीट पर मैंने वोट दिलाया था, 150 ऐसे नहीं दिया था, 150 सीट पर दिलाया था। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया पिछड़ों के सवाल पे? अभी बादा में, अभी हाल में बादा में आपने देखा कि 13 भर्ती हुई है कृषि विभाग में, 11 ठाकुर भर्ती हो गए। 69,000 शिक्षक भर्ती को उठा लीजिए, 5,844 पद जो 27% रिजर्वेशन से पिछड़ों को होता है, योगी ने लूट लिया। 68,500 शिक्षक भर्ती में 2,200 पद हिस्सा होता है पिछड़ों का, योगी जी ने लूट लिया। 12,460 पद होता है, उसमें ले जाकर के लूट लिया, हिस्सा लूट लिया। ये पिछड़ों की बात करते हैं। 7 लाख जो है बच्चे आते हैं सामान्य वर्ग के, 25 लाख बच्चे जब मैं सत्ता में था, 25 लाख पिछड़ी जाति के, 7 लाख के लिए बजट होता है इनका 700 करोड़, और पिछड़ी जाति के 25 लाख बच्चे हैं, उनके लिए 600 करोड़। इसी बात का झगड़ा हमारा था। हम उनसे ना कोई ठिका पट्टा, ना उनसे कोई हम रुपया मांग रहे थे। आपको मालूम होगा कि जब खाली मात्र 250 मीटर 230 मीटर सड़क लिंक मार्ग में अपने घर में अपने बेटे की शादी के लिए मुख्यमंत्री को लेटर दिया, लोक निर्माण मंत्री को दिया, आपके यहां चीफ को दिया, DM को दिया, और साल भर में दौड़ता रह गया। हम अपने घर की सड़क नहीं बनवा पाए। यही तो हमारी डील थी इनसे, तो यही हमारी डील थी। आपने ओम प्रकाश जी बदला पूरा कर लिया। आपने फावड़ा लेकर और अपनी सड़क बनानी शुरू कर दी, नाली खोदना शुरू कर दी। पूरे देश में ये तहलका मच गया, एक कैबिनेट मिनिस्टर फावड़ा लेकर सड़क बना रहा है। तो आपने भी बेइज्जती करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं उनकी भी। भाई मैं उनकी बेइज्जती नहीं किया, मेरे बेटे की शादी थी। घटनाक्रम मेरे यहाँ माननीय अमर सिंह जी 2 दिन पहले आए, और उसके बाद उन्होंने चाय पिया, पानी पिया, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी आप मिनिस्टर हो, ये सड़क नहीं बनवा सकते हो। साला मैं जो है, हमारी गाड़ी दौड़ खाले ऊंचे हो रही, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो हमने कहा कि मैं बोला नहीं, हम के सर कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो चले गए तो मुझे एक बारात में जाना था, हमारे पार्टी के बड़े नेता के घर शादी थी, मैं वहां गया, लौटा रात को, और सुबह लौटा मैं करीब 9 बजे। गर्मी का महीना था, जून का। 9 बजे अपने घर के दोनों बेटों से कहा, परिवार के लोगों से कहा, 20-22 लोगों को हमने कहा ले चलो फावड़ा उठाओ, चलो पहले सड़क बनाते हैं। अब अमर सिंह जैसे लोग आकर के कह दिए तो कल मर्दे और कौन आके कहना दे हमको कि यार एक सड़क नहीं बनवा पाए तो कम से कम ठीक ठाक रहेगी, तो कोई नेता आके कहेगा नहीं हमको। तो हम अपना फावड़ा उठाए। मैं किसान का बेटा हूं, हम 50 बीघा खेती खुद कराते हैं, धान की खेती, गेहूं की खेती, सरसों की खेती, चना की, आलू की, मटर की, ऐसा थोड़ा है। हम 1 नंबर की खेती करते थे, हम किसान के बेटे हैं। तो फावड़ा चलाने में क्या दिक्कत है, वो तो अपना काम था ना। अब उसको जो है, अब तेजी से चर्चा हो गई कि भाई वो मिनिस्टर जो है अपनी सड़क बनाया। अब यही डील तो मेरी थी। अब आप समझ लीजिए कि लोग कितना हमको हरेसमेंट कर रहे थे। हमारी विधानसभा में, आप सोच लीजिए, हमारी विधानसभा में सभी महापुरुषों के डाक टिकट जारी हुए हैं दिल्ली से, और महाराजा सुहेलदेव राजभर का डाक टिकट जारी करने के लिए
ये बीजेपी के लोगों ने हमको खत्म करने के लिए, डाक टिकट नहीं, ये प्रधानमंत्री को ले आए हमारी विधानसभा में और सुहेल देव जी का डाक टिकट जारी करने। हमने कहा कि देखो भाई, अगर डाक टिकट जारी कर रहे हो तो आप पंडित दीनदयाल के नाम के आगे उपाध्याय कर सकते हो, सरदार वल्लभ भाई के नाम के आगे पटेल लिख सकते हो, तो इतिहास पढ़ लो, चाहे आप आईने अकबरी पढ़ लो, चाहे आप ये गजेटियर पढ़ लो, चाहे अवध गजेटियर पढ़ लो, भर सा सकते महाराजा सुहेलदेव, तो सुहेलदेव के आगे भरा लिख दो। तो ये लिखने से कतरा रहे थे। तो मैं भी देखा होगा आपने कि प्रधानमंत्री बनाम ओम प्रकाश हो रहा था, हमने कहा लिखो तब मंच पर, ये कहा नहीं वैसे आओ, हम क्या नहीं आएंगे। दिन भर हमारा उनका चलता रहा टीवी पर कि राजभर मिनिस्टर नहीं आए। तो हमारी लड़ाई मूलभूत समस्या से है, हमारी लड़ाई इनसे न योगी जी से न मोदी जी से। ये लोग नहीं चाहते कि कोई पिछड़े समाज के लोग डेवलप करें, इनके यहाँ गुलाम लोग, इनके यहाँ आप मंत्री बन जाओ। आप इनके आपने राजभर जी, उन्होंने आपका विकल्प ढूंढ लिया ना, एक राजभर तो है ना, आपको जवाब देते हैं आराम से विधानसभा में बैठ के, तो आपको तो भैया अभी जस्ट हमको अंदाज है कि 5 घंटा पहले अभी रिजल्ट आया है बनारस में, अभी पता करवा लीजिएगा, बनारस में रिजल्ट आया है। समाजवादी पार्टी 4200 वोट पाके जीती है और भारतीय जनता पार्टी 1600 वोट पाई है और 1850 वोट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पाई है। तीसरे नंबर पर चली गई बीजेपी। अभी बनारस जहां प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और जिसको इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, उसकी विधानसभा का बाई इलेक्शन 4 नंबर वार्ड था। अभी 5-6 घंटा पहले रिजल्ट आया है। अभी मैं बलिया से अगर आपसे बात करूं, बलिया में इनके 4 सांसद हैं, 2 लोकसभा 2 राज्यसभा, 5 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं और 2 मिनिस्टर हैं और एक वही जिसको ये प्रोजेक्ट किए हुए हैं वो बलिया का प्रभारी है। तो 3 मिनिस्टर हो गए, 5 एमएलए, 4 सांसद, जीते कैठो 7 गो, बसपा जीती 5 गो, सपा जीती 10 गो और ओम प्रकाश राजभर जीते 12। ये अपनी हैसियत देख लें, इनके 4 सांसद लगे थे, 5 एमएलए डोर टू डोर घूम रहे थे। दुर्भाग्य था कि हमारी टीम जो यहाँ की थी कोरोना से ग्रसित हो गई थी। हमारा लक्ष्य 25 सीट का था, हम 16 सीट हारे हैं 400 वोट के नीचे, 64 वोट, 150 वोट, 125 वोट, 250 वोट, 300 वोट से हम 16 सीट हार गए हैं बलिया में। आप बगल का सीट है मऊ, 4 सीट बीजेपी पाई है, हम वहां 6 सीट जीते हैं। आप बनारसा में देख लीजिए 6 सीट पाए हैं, 40 में 6। ये अपनी औकात देख लें, किसी जिले में गाजीपुर में चल के देख लें। अब इनके पास एक ही हथियार है खाली, दूसरा हथियार नहीं। अब देखिए 1.5 दर्जन एसपी कह रहे हैं कि नहीं हम छुट्टी पे जाना चाहते हैं, हमको चार्ज नहीं चाहिए। क्यों? ये डंडा किए हुए हैं कि जाओ उन मेंबरों को फंसाओ, उनको प्रताड़ित करो, पकड़ो, मारो, पीटो, वोट बीजेपी को दिलाओ। ये काम के लिए जो अभी चकचक चल रहा है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को थाने में बैठवा रहे हैं, नहीं सुन रहा तो 151 में चालान कर रहे हैं। यही तो इन लोगों का कर्तव्य है। अरे कितने दिन कर लो, बना लो। यही दावा करता हूं कि 22 में बीजेपी की सरकार को बेदखल करूंगा और 22 में सरकार बनाकर फिर जहां तुम ड्रामा करोगे वहां निष्पक्ष चुनाव करा करके दिखा दूंगा। इनके सारे लोगों को हटा के मानूंगा। राजभर जी देखिए, बीजेपी पिछड़ों का सम्मान तो कर रही है। केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया उन्होंने, एक पिछड़ी जाति के आदमी को एक डिप्टी सीएम तो बनाया ना, तो कहां आप कह रहे हैं बीजेपी सम्मान नहीं करती पिछड़ी जाति का? नहीं, आप सम्मान सुन लीजिए। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। विधानसभा के अंदर मैं मिनिस्टर था, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के बगल में डिप्टी सीएम का नेम प्लेट लगा। जब ये खबर गई मुख्यमंत्री को तो इनका नेम प्लेट तोड़ करके हटा दिया गया और वहां से इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। यह है डिप्टी सीएम का सम्मान। आपने दूसरा सम्मान सुन लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी, मैं और तमाम लोग लगे थे और केशव मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। केशव मौर्य के, मेरी बात अगर गलत होगी तो मैं फिर कहता हूं राजनीति छोड़ दूंगा। केशव मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। पिछड़ों को यह बताया गया कि केशव मौर्य सीएम बनेगा। सभी लोगों ने लामबंद होकर के वोट तो दे दिया। जब सीएम बनने की बात आई तो 325 विधायक जीत के आए, एक को लायक नहीं रहे, एक भी लायक नहीं मिला। बाहर से ला करके, बीजेपी के वो नहीं है, उत्तराखंड से ला करके इन्होंने बना दिया सीएम। और बना करके क्या किया है? तो डिप्टी सीएम, उनका विभाग पावर किसके हाथ में है? मुख्यमंत्री के हाथ। हम भी मिलते रहते हैं, वो बताते भी हैं
और जो सिचुएशन है, अंदर अंदर सुलग रहे हैं, जाएं तो कहां जाएं। वहां सिर्फ गुलाम, जितने पिछड़े दलित लोग हैं वो गुलामी करें, जितने सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी गुलामी करें। ठीक है, अगर जरा सा भी जबान खुली तो बुला करके सीएम डांटता है कि हाँफते हैं लोग। ये ओम प्रकाश राजभर हमने वहां देखा। बीजेपी कहती है सीएम बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, इसीलिए जो बेईमानी करना चाहता है वो नाराज हो जाता है उनसे। 75 जिले हैं, 40 पर 40, 75 में 40 ठाकुर हैं। यही ईमानदार है ना? यही ईमानदार हैं। और चुन चुन के, अभी मैं नहीं कह रहा हूं, अभी जिसको इन्होंने स्वागत किया है जितिन प्रसाद जी का, ये जब तक कांग्रेस में थे तो प्रेस वार्ता कर करके ये बयान देते थे कि बीजेपी ब्राह्मणों का इनकाउंटर करा रही है। गिनाते थे बाकायदे कि कानपुर में 17 साल के ब्राह्मण के बच्चे, उसके ऊपर एक एनसीआर भी नहीं, उसका इनकाउंटर बीजेपी ने करवा दिया। विकास दुबे का करवा दिया। बलिया में, वहां बलिया के बताते थे, लखनऊ में 3-3 बताते थे। अब तो ये 1.5 दर्जन से ज्यादा, सैकड़ों बताते थे कि बीजेपी ने इनकाउंटर करा दिया। अब तो गए हैं ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा बन करके। अब ये वहां क्या भाषण देंगे कि नहीं नहीं ये जो है ब्राह्मणों का इनकाउंटर नहीं हुआ है। अब क्या बोलेंगे? ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं। ये दगे हुए कारतूस संजय निषाद को ले गए। संजय निषाद जी से समझौता था कि आप हमको 17 जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करके हमको प्रमाण पत्र दे दीजिए, हम आपको दिला देंगे। संजय जी बेचारे सीधे साधे आदमी गए हमारी तरह, वो भी वोट दिला दिए। 2 साल हो गया, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, अन्ना हुआ न करेंगे। अब फिर चुनाव आ गया तो फिर इनको बुला लिए। अब बहुत करेंगे तो इनको मंत्री बना देंगे, बेचारे चुप हो जाएंगे, वोट दिला देंगे। अब फिर उसके बाद में समाज को आरक्षण मिलेगा। कुछ पता चला आपको संजय निषाद से डील क्या होगी? कुछ आपकी जानकारी में आया? संजय निषाद बताए ना कि उनके बेटे को वहां शामिल करने की कवायद हो रही है। अगर वहां नहीं हो पाएगा तो यहाँ संजय जी को कोई झुनझुना थमा देंगे और उसी को लेकर के वो बजा करके समाज का वोट दिला देंगे। मतलब संजय निषाद बीजेपी का हिस्सा रहेंगे, आपको लग रहा है? अब देखिए, ऐसा झुनझुना एक ऐसा, जैसा आपने कहा ना कि लाल बत्ती जो पा जाता है तो फिर सोचता है कि चलो यहीं दबा के रह लो, अब 6 महीना मजा ले लिया जाए। सब ओम प्रकाश नहीं ना हो सकते। अच्छा, मैंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा के अंदर, संसदीय। कोई सूरत ऐसी हो सकती है, कोई ऑफर ऐसा होता है कि कोई ऑफर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप बीजेपी में आ जाए? देखिए जहां लालच होती है तो आदमी टूटता है। हमको लालच किसी बात की नहीं है। ना मुझे मंत्री बनने का शौक है, ना एमएलए बनने का शौक है, ना एमपी बनने का शौक है। हमको जो शौक है, हम समाज के एकदम निचले तबके पर, मैं आपको बता दूं कि ले चलूं, अगर आप मेरे साथ मौका मिले गांव चलिए, तो ऐसे ऐसे गांव में 10 लोग, 5 लोग, 8 लोग हैं जो आज कम से कम 20 साल 25 साल से प्लास्टिक की मड़ई बना करके बेचारे रहते हैं। जो नेता लोग बैनर बनाते हैं, उस बैनर को वो अपने मड़ई बना करके, अपना टाटी बना के, घर बना करके उसमें रहते हैं। उनको छत नहीं मिल पा रही है। जो बेचारे गरीब कमजोर हैं, जो 2000 रुपया नहीं दे सकता, उसको पेंशन नहीं मिल पा रही है। जो 2000 रुपया नहीं दे पा रहा, उसको शौचालय नहीं मिल पा रहा है। और जो 20,000 25,000 रुपया नहीं दे पा रहा है, उसको आवास नहीं मिल पा रहा है। ये क्या नेता लोग बतियाएंगे? चले मेरे साथ। मैंने तो योगी जी को चुनौती दिया कि आप बहुत बोलते हो कि हमने इतने लाख शौचालय बनवा दिया, एक गांव चुन लो, 90% तेरा शौचालय या तो सेट नहीं है, या तो छत नहीं है, या तो दरवाजा नहीं है, या तो उसमें कुत्ता बैठता या बकरी बांधते हैं लोग, इस्तेमाल नहीं है। जिन लोगों ने 10-5 हजार रुपया अपना लगा करके उसको बनवाया, वही लोग शायद उसमें इस्तेमाल करते हैं। 90% शौचालय इनके बेकार है। लूट लिया लोगों ने। ये लुटेरी पार्टी है। ये देश का पैसा लूट रहे हैं। ये योजना बना बना के लूटते हैं। आप किसी अपने आसपास के गांव में देखिएगा, इनके जितने शौचालय बने हैं, आपको शौचालय 90% रिजेक्टेड हो गए हैं। कोई आज तक उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। पानी की व्यवस्था नहीं। अब लोकल, आप कैबिनेट का हिस्सा रहे, सरकार का हिस्सा रहे, सबसे बड़ी गलती कहां हो गई सरकार की? इतने प्रचंड बहुमत से आई सरकार कहां चूक गई? देखिए, पैसा लूट रहे हैं ना। आप 9 करोड़ की लागत से दिल्ली में भाजपा ने कार्यालय बनाया, 9 करोड़। अब पूरे देश में 900 कार्यालय बनाए। पैसा कहां से आया?
अगर ये घोटाला नहीं करते हैं, ये देश में लूटते नहीं, तो कार्यालय कहां से बन रहा है? आप उठा के कोई ऐसा जिला बता दीजिए जहां इनके कार्यालय न बन रहे हों। देश के किसी कोने में हर जिले में कार्यालय बना रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है? और तो और हम तो कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर कह रहा है नार्को टेस्ट हो जाए, पहले ओम प्रकाश राजभर का, दूसरे नंबर पर योगी जी का, तीसरे नंबर पर अमित शाह जी का, चौथे नंबर पर मोदी जी का। आपको पता लग जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लूट रहा है कौन नहीं लूट रहा है। मैं तैयार हूं नार्को टेस्ट कराने के लिए, चैलेंज देता हूं। संविधान में व्यवस्था है, करा ले लोग। ये रुपया लूट करके जो काला धन ले आने की बात किए थे ना, सबसे ज्यादा काला धन के यही लोग मालिक बन गए हैं। स्विस बैंक का उठा के देखिए आंकड़ा, इसमें सबसे ज्यादा रुपया अगर किसी पार्टी का है तो बीजेपी के नेताओं का जमा हो गया स्विस बैंक में। आपको ऑफर नहीं करते कोई थोड़ा सा हिस्सा बांट करने के लिए? हमको नहीं, देखिए हम एक हमारे अब बुजुर्ग हमारे दादा हैं, वो कहते हैं कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। देखो हमको बहुत अच्छा समझाए हैं, हम उसी में मस्त रहते हैं। शाम को हमको जो है सुबह शाम खाली रोटी दाल मिल जाए, आलू की तरकारी मिल जाए, चटनी मरचा का मिल जाए, कुछ मिल जाए, हमें उतना मस्त हो। हमको रसमलाई नहीं चाहिए। वो गरीबों के खून का जो नेता बना करके जो वो खाते हैं ना, वो गरीबों के खून के सना हुआ है, इस नाते हम उसको नहीं पसंद करते हैं। हम एकदम सूखी रोटी गांव की देहात की। वो कह रहा आपकी राजनीति के बारे में लोग कहते भी है। और प्रकाश जी एक बात बताइए, इस समय बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा मंथन इस बात का चल रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ हो या ना हो, और जो उनके ना होने के पीछे तर्क दिया जाता है वो ये तर्क दिया जाता है कि पिछड़ी जातियां नाराज हैं, नुकसान हो जाएगा। और लेकिन जो उनके पक्ष में तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि वो हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है। जब हिंदुत्व के चेहरे की बात आएगी तो सारी पिछड़ी जातियां हिंदुत्व के नाम पर उनको वोट कर देंगी। आपको क्या लगता है क्या होगा? अच्छा, फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, हिंदुत्व के बड़े चेहरा हैं दोनों, मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी, सब बड़े चेहरा हैं। बनारस में अभी बाई इलेक्शन हुआ है, बनारस में अभी सुरक्षित सीट थी, बाई इलेक्शन हुआ है। 4200 वोट समाजवादी पार्टी पाई है, 1850 वोट भारतीय समाज पार्टी पाई है, 1600 वोट बीजेपी पाई है। कहां गया चेहरा हिंदुत्व का? लेकिन ये तो हम फिर बलिया का उठा के देखिए, मऊ का नहीं, लेकिन ये तो छोटे छोटे पंचायत, जब विधानसभा का होगा जिसमें योगी जी निकलेंगे और हिंदू मुसलमान की बातें होंगी, मंदिर की बातें होंगी, शमशान कब्रिस्तान की बातें होंगी, तो फिर वहां पे पिछड़ी जातियां पिछड़ों का मुद्दा रहेगा या फिर वही हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब मुद्दे आएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और आपने भी तो आग लगाने की बात की है। आप भी ओवैसी को ले आएंगे, आपकी भी ओवैसी से दोस्ती हो रही है, तो जब ओवैसी आएंगे तो आप भी ये मुद्दे उछालेंगे। देखिए नहीं, देखिए बीजेपी को जब सरकार बनानी होती है तो महबूबा मुफ्ती से कश्मीर में समझौता करके सरकार बना लेते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जब दिल्ली में सरकार बनाते हैं, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्टर बनाते हैं, तो ये हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले लोग तब इनको दिखाई नहीं देता है। अभी यूपी में जफर इकबाल को इन्होंने राज्यसभा सांसद भेजा तो इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई दिया। जो इनके अंधभक्त जिसको कहते हैं वो लोग चिल्लाते हैं, जो अपने बाप के अपने भाई के कमाई पर पेट भरते हैं, पलते हैं, उनके कमाई पर कपड़ा पहन के टहलते हैं, उनके कमाई पर तेल भरा के गाड़ी से चलते हैं, यही लोग मोदी मोदी करते हैं। आज उस परिवार से पूछिए जो अस्पताल के गेट पर बेड न मिलने से तड़प करके बेटी मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, मां मर गई, तड़प तड़प करके वो देखा, वो इंतजार कर रहा है घर में कि आओ जाओ बंगाल, अगर वोट मांग रहे हो तुम आओ वोट मांगने। वो लाश लेकर के कंधे पर चलाया, किसी तरह घर चलाया, कैसे क्या झेला है। जाते थे लोग दवाई के लिए, दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन में तड़प तड़प के लोग मर गए। तो ये इंतजार कर रहे हैं लोग, उसी का नतीजा है। पंचायत चुनाव छोटा चुनाव नहीं था, ये रिहर्सल था। रिहर्सल में इनको औकात मालूम हो गई, इन्होंने तमाम एजेंसियों से सर्वे करा लिया, इनके सरकारी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी 100 सीट के नीचे आ रहे हैं। इस नाते ओम प्रकाश को क्यों चिल्ला रहे हैं? ये जानते हैं कि 125 सीट ये जितवाया है तो फिर जितवा देगा। लेकिन ओम प्रकाश जी किसको जितवा देंगे? किसको इस बार किसको जितवाएंगे? 125 सीट किसको जितवाएंगे? मायावती को ओम प्रकाश को हम अपने साथ। देखिए बीजेपी के संग तो आप जाएंगे नहीं, आपने मना कर दिया। अब दो सूरतें बचती है, या तो मायावती बनेगी या अखिलेश यादव। आपके ज्यादा करीब कौन है? देखिए भैया,
हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने एक बनाया है, जैसे आपने नाम लिया ओवैसी का ना, उसी तरह बाबू सिंह कुशवाहा है, राजकुमार सैनी हैं, रामकरण कश्यप हैं, रामसागर बिंद हैं, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये 10 लोग हम लोग मिलकर के एक मोर्चा बनाए हैं। 18 महीने से, 1-2 दिन से नहीं, 18 महीने से हम लोग गांव गांव सभी अपने मोर्चे के संगठन के पार्टी के नेता गांव गांव काम कर रहे हैं। हम लोग बूथ स्तर तक, जो मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, 2022 में बीजेपी की विदाई होगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा की जो विचारधारा है, ये जनता में एकदम हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं और लगभग हम लोग 80% के ऊपर पहुंचा चुके हैं। और आपने देखा कि अभी पूरे प्रदेश में आज के तारीख में अगर चर्चा है तो ओम प्रकाश राजभर की चर्चा गली कूचे गांव देहात में इस समय है। 3-4 दिन से खूब गरमाए हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बीजेपी को डूबती हुई नैया बता दिया। ये हिम्मत किसी नेता के पास नहीं है। सदन में मिनिस्टर था, शायद आप हमसे ज्यादा अनुभव है भैया। सदन में मुख्यमंत्री बना, कैबिनेट मंत्री, हमारा उनका 1.5 साल झगड़ा हुआ, बराबर हमारा उनका पंगा विचारों को लेकर चलता रहा। सदन में 403 विधायक हैं। जो बात हमने अति पिछड़ों के सवाल पे, बिंद, नाई, गोंड, प्रजापति के सवाल पे, मल्ला, निषाद, राजभर के सवाल पे, हम सारी जातियों के सवाल पे जितना हमने सदन के अंदर मैंने लड़ा हूं मजबूती से, आज तक कोई माई के लाल विधायक नहीं बोल सकता सदन के अंदर। ये बात जनता तक है। मैं सड़क से लेकर सदन तक जो लड़ा हूं, जनता इस बात को कह रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई सच नेता है, कोई ईमानदार नेता है, हक के लिए लड़ रहा है, सबके सम्मान के लिए लड़ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ रहा है, नौकरी के लिए लड़ रहा है, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। ये बात जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। असली बात बोल कर दे। आप ये बता दीजिए, अखिलेश यादव या मायावती किसके संग जाएगा मोर्चा? हमारा मोर्चा, हमारा दरवाजा खुला है। इस दरवाजे में जो भी प्रवेश करना चाहे उसका स्वागत है। आपकी अखिलेश यादव से बात हुई है इन दिनों में? बड़ी ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, बीजेपी की आपने बता दी, हमारी बात, हमारे यहाँ किसी से बात, हमसे कोई बातें नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी घटनाएं हैं ना पार्टियों की। हम 14 साल भगवान राम की तरह दर दर भटके हैं। उसमें बड़ी घटनाएं, चाहे सपा की तरफ से हो, चाहे बसपा की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, बड़ी घटनाएं हमारे साथ हुई हैं। अब उसको आपके सामने हम बैठेंगे कभी तब बयां करेंगे, अभी तो समय हम नहीं बयां कर सकते। इस नाते हमसे पूरे सर्किल में राजभर जी, पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि आपकी और समाजवादी पार्टी की पिछले दिनों बातचीत हुई है। अब आप झूठ बोलने वाले नेता तो है नहीं, तो मतलब मुझे लग रहा है कि ईमानदारी से बता देंगे कि वार्ता हुई है या किसी नेता से नहीं हुई है। नहीं भैया, देखिए, समाजवादी पार्टी के सिंगल किसी नेता से हमारी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे बड़े बेटे से बात करते होंगे, जेपी नड्डा भी उससे बतियाते हैं, अमित शाह भी उससे बतियाते हैं, और मायावती जी के यहाँ नेता लोग हैं वो भी बतियाते हैं, लेकिन हमसे किसी नेता से बात नहीं है। हम बतियाबा नहीं करते हैं। इस बार आपने मध्यस्थता की कमान बेटे को दे दी आपने, कि जिससे बात करनी है वो मध्यस्थता बेटे से करे। ना, बाप के होते हुए बेटा कैसे मालिक हो जाएगा? विरासत तभी होगी जब बाप मरेगा। तो बात करने का राइट तो आपने दे दिया बेटे को। अच्छा, आखिरी सवाल राजभर जी, आपको क्या लगता है, आपको क्या सूट करेगा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा या योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और का चेहरा? देखिए, ना तो मुझे योगी चाहिए, ना तो मुझे मोदी चाहिए। मुझे चाहिए वो चेहरा जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जो 50 साल से झोपड़ी में रह रहा है, उसको मुस्कान दे सके, उसके चेहरे पे खुशी ला सके, कोई बीमार हो उसको निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करा सके, समान शिक्षा लागू करा सके। इस बात के लिए हम जो है स्वागत करते हैं। घरेलू बिजली, आज गांव में मैं घूमता हूं, केशव मौर्य बीजेपी का चेहरा बन जाए तो आप सपोर्ट कर देंगे केशव मौर्य को? ये दगे हुए कारतूस लोगों की बात आप कर रहे हैं। ये लोग गुलाम लोग हैं, इसको लोडर हम कहते हैं। ये लोग लोडर हैं। लीडर होते तो उसी दिन इस्तीफा दे देते जिस दिन शपथ दिलाई गई। ये दौड़ करके डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। अगर उनकी जगह मैं होता
मैं अगर कुशवाहा होता, मैं इतनी लड़ाई संघर्ष किया होता तो तुरंत रिजाइन देता कि लो अपनी डमरी, मैं नहीं रहूंगा। आज लीडर हो जाते, मैं उनका स्वागत करता। लेकिन ये लोगों में दम नहीं है। ये लोग जैसे ना वोट दिलाने के ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन पिछड़े समाज का हिस्सा लूटा जा रहा। कोई बोला? आप बताइए, एक भी नेता बीजेपी का पिछड़े समाज के जो नेता उन्हीं की बात करें। अभी अभी 27% रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट का 22.5% रिजर्वेशन बाधा में किसी विभाग में लूटा गया, क्या किसी ने बोला? 1700 थाने हैं, क्या उसमें हिस्सेदारी के लिए जबान खुल सकती है इन लोगों की? 826 ब्लॉक हैं, उस ब्लॉक में हिस्सेदारी के लिए कि पिछड़ों को भी कुछ मिले, क्या इनकी जबान खुल सकती है? 75 जिले हैं, क्या इनकी हिम्मत है, औकात है कि बोल सकते हैं? 18 कमिश्नरी है, क्या ये बोल सकते हैं? ये खाली बोल सकते हैं मेरे भाइयों वोट दो। ये शुरू करते हैं मोदी जी, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, इसी को वोट दो और लात खाओ, तेरा हिस्सा लूटा जाएगा। हम बोलेंगे नहीं, गांधी जी के 3 बंदर बन के रहेंगे। जब आप कुछ कहोगे तो कान में अंगुली डाल लेंगे, जब हम देखेंगे तो हम आंख बंद कर लेंगे, जब तुम कहोगे कि बोलो तो हम जबान बंद कर लेंगे। यही लोग हैं बीजेपी में। एक भी नेता का सदन में, मैं इस नाते कहता हूं, सदन में जब पिछड़ों के सवाल पे मैं बोला हूं, यही लोग विरोध करते थे। आमेर क्षेत्र में इनका भी लगेगा मंच, हमारा भी मंच लगेगा। हम तो कहते हैं आप अपने यहाँ डिबेट पे बुला लीजिए, चुनौती देता हूं, डिबेट पे बुला लीजिए, जितना लूटा गया हिस्सा उसका जवाब दे दे, तब मैं मान लूंगा कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री बना के क्या करेंगे? जब पावर ऊपर रहेगा, दिल्ली पावर रहेगा, गुजरातियों के हाथ में रहेगा, तो ये केशव मौर्य बन के क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? गए तो थे योगी जी, देखा है आपने ना, रो करके चले आए वहां से। आदमी वही जो झुकता है वही जाकर के वहां गिड़गिड़ा करके चले आते हैं। अब कह के आए हैं, अब बेचारे अब क्या करें? अब आ गए हैं AK शर्मा, गुजरात वाले मॉडल। अब वो घेर के रखेंगे कि खबरदार, चुपचाप मार के बैठे रहो, जो हो रहा है होने दो, और नहीं तो फिर देख लो प्रधानमंत्री के हम हैं, जल्दी शपथ दिलाएंगे। तो ये सब कोई बात नहीं। राजभर जी, वो आपसे बात होती रहेगी। आप जैसे तेज तर्रार नेता से बात करके अच्छा भी लगता है और कुछ राजनीतिक समझ भी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।